अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। मेरी दाएं जानब हसनात मलिक और मेरी बाएं जानब सोहेल रशीद। आज तीन बड़े अहम केसेस ऑडियो लीक्स या खुफिया फ़ोन टेपिंग के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। वो कौन से दो जजेस हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल किया गया है जिसमें महज ये कहा गया था कि खुफिया इदारे कानून के मुताबिक सर्वेलेंस करें और जब तक कानून की वजाहत नहीं होती ये खुफिया निगरानी जो शहरियों की निजी गुफ्तगू की है उसको बंद किया जाए। दूसरी जानब आज दूसरा अहम केस जो लगना था 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। इस बेंच ने पंजाब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि पंजाब में ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से फ़ैसला देना था और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन एक्ट के तहत वो अदालतें हैं कि जहाँ पे हाई कोर्ट के जजों ने इंतखाबी उज़रदारियों का फ़ैसला करना था। और आपको पता है फॉर्म 45 और 47 का इतना बड़ा झगड़ा इस मुल्क में पड़ा हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि इन्होंने वो तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है जब तक इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम के बीच इलेक्शन ट्राइब्यूनल के 8 जजों की नामजदगियों और तकर्रियों पर कोई इत्तफाक ना हो जाए। तो वो मामला आज लगना था, बड़ा अहम था, मगर डी लिस्ट हो गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर तीसरा जो वोटों की गिनती दोबारा गिनती का मामला है, इन्हें 97 फैसलाबाद का एक हल्का है। तासुर ये है कि अब जो हारे हुए नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको वोटों की दोबारा गिनती के ज़रिए जिताया जा रहा है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्ते पहले बल्कि नून लीग के 3 उम्मीदवारों को वोटों की दोबारा गिनती की बुनियाद पे कामयाब करार दे के नून लीग की जो कौमी असम्बली में तादाद है उसमें भी इजाफ़ा कर दिया। तो ये 3 बड़े अहम मामलात हैं। सबसे पहले तो हसनात मलिक साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसके ऊपर एक ऑडियो कमीशन भी बना था, ऑडियो लीक्स कमीशन। आपको याद हो जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से और जस्टिस काजी फाजिल साहब की सरबराही में एक कमीशन बना था। जस्टिस नईम अफ़गान भी उसके मेंबर थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक भी उसके मेंबर थे और एक और मौजूद जज भी थे। उस ऑडियो लीक्स कमीशन जो है जी आमिर फ़ारूक, तो उस ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अगर वो कमीशन ही काम कर देता तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामलात जाने की नौबत ही ना आती। देखें, ये 8 सितंबर को फैसला आया था। उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा था। ऑडियो कमीशन चैलेंज था, उस पर हुकूमत ने एतराज़ किया बेंच के पे, कुछ जजेस पे कि जी आपके हवाले से ऑडियोज़ हैं, आप बेंच का हिस्सा ना हो। तो उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से कोई तकरीबन 1 हफ़्ता पहले कहा, वो एतराज़ा रिजेक्ट कर दी। जो मेन पटिशन है, PTI की पटिशन है और कई पटिशन हैं, वो पेंडिंग है ऑडियो कमीशन के ख़िलाफ़, वो पेंडिंग है। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ओहदा संभाला 17 सितंबर को गलबन, उससे अब यानी अगस्त, आज 19-20 अगस्त है, तो ये अभी तक वो मामला कभी ज़ेरे गौर आया ही नहीं। मैंने कि चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब पिछले 10-11 महीने से जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक तरफ ऑडियो लीक्स कमीशन जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको काम से रोक दिया था, वो फ़ैसला भी मौजूद है, मगर जस्टिस काजी फाजिल साहब भी अब कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि उसको मुझे बहाल लगता किया है जाए। अब हुकूमत भी दिलचस्पी नहीं रखती। हुकूमत का भी उस वक्त जो PDM गवर्नमेंट थी, वो उमर अता बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन मज़ाहिर नकवी, तो उनमें 3 तो चले गए, तो वो उनकी भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, ये नजमुत साकिब जो हैं, साकिब निसार साहब के बेटे, और बुशरा बीबी, इनकी कुछ ऑडियो आई और उस हवाले से पार्लिमानी कमेटी एक बनी कि जी इसकी प्रोब की जाएगी, इंक्वायरी होगी। उसको चैलेंज किया जस्टिस बाबर सत्तार ने। अब बस जस्टिस बाबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और केस लगा जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में। अब जस्टिस बाबर सत्तार उस केस को सुन रहे हैं, मुतअद्दिद फैसले उसमें इंटरम आर्डर हो चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो फाइनल आर्डर आता, इंटरम आर्डर्स उनके चैलेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट में, और जो चीज़ मांगी भी नहीं थी हुकूमत ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। कौन और दो जजेस थे?
जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये दोनों जजेस थे। इन्होंने जो चीज़ हुकूमत ने ये नहीं मांगी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोका जाए प्रोसीडिंग से, उनको ये था कि जजमेंट सस्पेंड करें, ये उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी रोक दिया। तो वो रिलीफ, और अब ये केस बेशक 4 महीने ना लगे, बल्कि हुकूमत मौजूदा जो चाहेगी ये लगे ही ना, क्योंकि जो पास प्रैक्टिस है वो थैंक्स टू ये 2 जजेस अब वो चलती रहेगी। मे भी अल्लाह करे कोई इंटरम आर्डर में जो रिटर्न आर्डर है उसमें बाद में समझ आ जाए कि इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, कोई थोड़ा बहुत उसकी क्लियर हो जाए। लेकिन चांसेस नहीं है। ये वो दोनों जजेस वही हैं जो कह रहे थे कि अगर गैर आइनी आर्डर जो हैं वो कहीं इदारे भी पाबंद नहीं है उनका अमल दरामद। ये मतीउल्लाह जान साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट जो है, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक कुछ माइंड सेट के जजेस या आप एक वन सेक्शन ऑफ जजेस जो हैं उस हाई कोर्ट की स्क्रूटनी कर रहे हैं, उनकी जुरिडिक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी पावर्स को। पहले मामला आया रिकाउंटिंग का, उसमें जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस नईम अफगान ने हाई कोर्ट पे सवालात उठाए कि आपने रिट चैलेंज कैसे एंटरटेन कैसे की, 199 में एग्रीव्ड कैसे है, अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो उसमें पीटीआई कैसे एग्रीव्ड होगी। और फिर आखिर में कहा कि बड़ा दुख हुआ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारे कुछ हाई कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए। एक वो मामला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला आया, वो एक सिंगल जज का फैसला है। उन्होंने कहा जी कि जो ट्रिब्यूनल के नाम चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने भेजे हैं वो ठीक हैं, अगर नोटिफाई करे लाहौर हाई कोर्ट, बजाय इसके कि आईसीए फाइल होती। सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और उसकी नोटिफिकेशन को क्वेश्चन करके सस्पेंड कर दिया। ये दूसरा बड़ा आर्डर हाई कोर्ट के खिलाफ। अब तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक मामला चल रहा है, इंटरम आर्डर पे उसको रोक दिया गया है। ऑडियो टेप। हाँ, तो ये ऐसा लग रहा है कि जो बात थी ना कि पूरे निज़ाम को और हाई कोर्ट को कैसे मफलूज करना, वो अब हो रहा है, वो चल रहा है। मतलब हाई कोर्ट लेकिन ये सारे वो फैसले हैं जिनमें ना जैसे मंसूर अली शाह बैठे हैं, ना जैसे मुनीब बैठे हैं, ना जैसे आयशा मलिक। ये इसमें आपने देखा होगा कि 3-4 जजेस ही क्वेश्चन कर रहे हैं मुख्तलिफ। ठीक है, वही जजेस हैं। इसकी वजह यह है कि अपील में जो केसेस आते हैं उसमें जजेस कमेटी के सामने तो जाते नहीं, उसमें रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस खुद ही बेंच बना सकते हैं। और जब भी मास्टर ऑफ द रोस्टर मिलने का मौका मिलता है चीफ जस्टिस को, तो फिर वो सही मायनों में वैसे ही मास्टर बन जाते हैं जैसा कि माजी में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को कहा जाता था। तो सोहेल रशीद साहब, आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है, उसके बाद खुफिया अदारों को खुली छूट मिल गई है कि वो पहले की तरह काम जारी रखें? कि सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद गवारा ही नहीं किया कि ये भी देखना कि हाई कोर्ट ने ज़्यादा बात तो नहीं कि सिर्फ यही कहा था ना कि फेयर ट्रायल एक्ट है इस मुल्क में, एक पार्लियामेंट का कानून है, उसके मुताबिक सर्वेलेंस करें और उसके मुताबिक जो है अपना मौक़िफ़ दें। तो आपको क्या लगता है, आप खुली छुट्टी मिल गई है खुफिया अदारों को एक बार फिर, थैंक्स टू जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान? देखें, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑर्डर है, उससे पहले अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को देख रहे हैं, उसमें कहा गया था, उसमें कहा गया था कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। जो एक सर्विलेंस, एक ज़ाहिर इंटेलिजेंस इदारों ने अपना काम तो करना है, जो उन्होंने एक लीगल पैरामीटर्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो जारी रखें। गैर कानूनी रिकॉर्डिंग किसी को नहीं करना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था। तो उस ऑर्डर के ऊपर यहाँ स्टे देने का लॉजिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि वो तो वैसे ही जुर्म है, वो कोई नहीं कर सकता। जब आप भी मान रहे हैं जुर्म है और वही बात जस्टिस बाबर इस्तार लिख रहे हैं, तो उसको सस्पेंड क्यों करना, उसको रहने दें। पहला जो क्वेश्चन आज होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जो हम सोच रहे थे कि होगा, वो ये कि जी फेडरेशन अगर आ गई है उस ऑर्डर के खिलाफ, तो पहले ये बताएं कि आप अग्रीव्ड कैसे हैं, आपकी कौन से राइट्स वायलेट होने जा रहे हैं उस ऑर्डर से। उस ऑर्डर को पढ़ा जाता, फिर पूछा जाता कि इसकी कौन सी लाइन आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, या सुप्रीम कोर्ट कह देती है हाई कोर्ट को जी कि अच्छा इसको फिर जल्दी आप निपटा भी लें। उल्टा यहाँ भी अगली डेट कोई नहीं है और उसको भी रोक दिया और केस जो है ना क्लोज सा हो गया। अब हो क्या रहा है पिछले कुछ अरसे से, पहले आपको पता है लेजिस्लेशन इस मुल्क में इनिशिएट होती थी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट से, फिर कोई एक बिल ले आता था, फिर कायमा कमेटियों में जाती थी। अब कुछ अरसे से हो ही रहा है कि कोई केस अचानक कहीं से निकल के आ गया किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ से हुकूमत को लगा कि ये हमारे मिजाज के खिलाफ जा रहा है, उसको पेंडिंग में डाल के तो उसके अगेंस्ट एक कानून साजी करके तो नई पोजीशन या इवन के एग्जेक्टिव ऑर्डर भी निकाल देते हैं। हाँ, आपको याद आ जाता है, ऑर्डिनेंस आ जाता है, बल्कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए आईएसआई को इख्तियार दे दिया गया कि वो
सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये भी जस्टिस बाबर सत्तार के अहकाम के बाद ही हुआ था। उसके बाद हुआ। मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप इनिशिएट कानून साजी इस बेस पे कर रहे हैं, अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि अच्छा हिसाब लगा लें वहाँ से कब हमें कौन सा चौका लग सकता है, उसको रोकने के लिए ये एक शीट निकाल लें, तो वही आज दोबारा हुआ है। बेहतर होता कि अगर हाई कोर्ट को रोका जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहती जी हम इसको 1-2 दिन ही समाते हैं ना, कोई बड़ा बात तो है नहीं, 1-2 दिन में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है, किधर जा रहा है। या हाई कोर्ट को कहते हैं जी कि आप हतमी फैसला जल्दी जारी करें, हम अगले हफ्ते इसको सुन लेंगे। वहाँ लेकिन मकसद ये था कि सारे अमल को रोकना है और खुफिया अदारों को खुली छुट्टी देनी है। आप इससे एग्री करते हैं? अब जब इन्होंने ये कहा कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग भी जारी रखें तो ये है, तो इन्होंने सबको फिर इजाज़त दे दी ना कि आप करते रहें। हाँ। अच्छा, आपके लिए एक और बड़ा अहम इशू है और वो इशू है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का। तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से तो बज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुशावरत कर ली है और जस्टिस आलिया नीलम ने वही 8 जजेस को नामज़द कर दिया है जो उनके पेशरो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने नामज़द किए थे। तो ये एक किस्म का एक वो रुकावट आ गई है, मसला फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना था अब दोबारा। तो वो आज तवक्को थी कि शायद आज इस पर कोई मसला हल होगा और फार्म 45 फार्म 47 की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम शुरू कर देंगे। मगर ये मामला भी लटक गया, डीलिस्ट हो गया है। सुना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये हुआ है और वो जल्दी आ भी जाएंगे। मगर ये क्या किस तरफ मामला जा रहा है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है? देखिए, आपको पता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तो एक टाइम दिया गया होता है कि इतने टाइम के अंदर आपने फैसले करने हैं। अब 8 फरवरी के इलेक्शन है और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 19 अगस्त है, ठीक है, वो टाइम गुजर चुका है। लेकिन हैरान कुन तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते यहाँ पर दोबारा गिनती का केस डिसाइड किया। वहाँ भी ये नहीं पूछा यार अब हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं, दोबारा गिनती वाला मामला तो ट्रिब्यूनल को अब कर चुका होना चाहिए था कि किसका है किसका नहीं। आज भी ये केस लगा हुआ था दोरुकनी बेंच के सामने, वहाँ भी इल्तवा ने लिया खोसा साहब ने, लेकिन कोर्ट ने नहीं पूछा कि जनाब ये तो ट्रिब्यूनल का अब अवर हो चुका होना चाहिए था और हमारे पास तो उसके खिलाफ अपील आनी चाहिए थी। आप किधर आप 8-9 फरवरी की दरमियानी रात को फंसे हुए हैं कि दोबारा गिनती हो रही है या नहीं हो रही। अब तो हमें ये बताएं कि ट्रिब्यूनल ने क्या किया और ट्रिब्यूनल रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं। अब उसमें मसला पता है क्या है, मसला उसमें ये हो गया है कि ये अब जस्टिस आलिया नीलम या मलिक शहजाद साहब का या कोर्ट का मामला नहीं रह गया, ये हाई कोर्ट की अथॉरिटी का क्वेश्चन बन गया है कि हाई कोर्ट्स इस मुल्क में या आईनी अदालतें क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक कोई केस सुन भी सकेंगी या नहीं, और उसको इज्जत देनी है या उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको डिसाइड करना है मेरिट्स पर। क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन को हर हाल में इज्जत ही देनी है, तो जब इज्जत देंगे अगर किसी को आप उसके सामने, तो मुलजम के तौर पे आ रहा है इलेक्शन कमीशन। एक फ्रीक जाए कह रहा है फॉर्म 47 इन्होंने ठीक जारी नहीं किया, मेरे वोट दूसरे खाते में डाल दिए, वो करेक्ट करें। अब उसका जज वहाँ पे बैठा हो और वो कहे कि नहीं, अच्छा फिर जज भी खुद अपॉइंट करे इलेक्शन कमीशन कि जी मेरे खिलाफ केस फलां ही सुनेगा फलां सुनेगा, तो ये तो उस अथॉरिटी का क्वेश्चन बन चुका है ना कि वो अथॉरिटी बाकी रहनी है या नहीं रहनी। बहरहाल ये बड़ा एक अहम नुकता है, मैं उसी तरफ ही आऊँगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त वाला मामला हो, उनके अहल खाना को रासा करने का मामला हो, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की बात से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की बातों को अहमियत दे रहे हैं। दोबारा गिनती वाले मामले पे भी तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जाते जाते इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट जैसी बड़ी हाई कोर्टों को ये मुकम्मल तौर पे मफलूज करके जा रहे हैं और इनको ताकतवर इदारों के रहम करम पे छोड़ के जा रहे हैं? आपको लग रहा है ये बात? देखें, ये तो हाई कोर्ट से अगर काजी साहब पूछ भी लें जजेस से, वैसे ही किसी से ना वकील की ड्यूटी लगा दें कि हाई कोर्ट के जजेस क्या सोच रहे हैं, तो वो उनको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जो मैंने 3-4 बातें गिनवाई और फिर जो रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन को इज्जत दो, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से सीरियस किस्म के जो है वो ग्रीवेंसेस हैं पीटीआई के, और आप कहते हैं कि नहीं वो जो है वो उसको इज़्ज़त दें। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि ट्रिब्यूनल, एक मामले में मैं ये बात कहूँगा कि काजी साहब ट्रिब्यूनल के मामले को डिले नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो डिसाइड करना चाह रहे हैं, पीटीआई चाह रही है कि डिले हो। लेकिन इसकी वजह के ऊपर बहस हो सकती है। हाँ, वो दोनों पे पीटीआई क्यों डिले चाह रही है। हालांकि सलमान अकरम राजा इस मामले में बड़े टची हैं कि जो वो कहते हैं कि मैं कब्र तक वो जो है वो पीछा करूँगा, जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो मैं 60,000 से जीता हुआ था, जो भी। लेकिन वो क्यों डिले चाह रहे हैं, ये वैसे मुझे भी है। हामिद खान साहब बैरून मुल्क चले गए जी जनरल जजमेंट के लिए, कि उनको जनरल जजमेंट दी 16 अगस्त से 6 सितंबर। मेन पर्पज़ जो पीटीआई के दोस्तों से बात हो, वो कहते हैं जी काजी साहब पे उनको ट्रस्ट नहीं है कि उनके दौर में हमें रिलीफ नहीं मिलेगा।
और वो ये समझ रहे हैं कि काजी साहब रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाए या रिव्यू कम अज़ कम उनकी रिटायरमेंट के बाद हो जाए। रिव्यू भी लगता है ना तो कुछ तब्दीली आ और जाए। वो काजी साहब पे बाकायदा एतराज़ भी तो कर रहे हैं ना। अब देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं और वो इन पर्सन डॉक्यूमेंट जो जमा कराए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो उनमें क्या है, सुहेल भी देखें वो आपकी खबरें देखें हमारी खबरें तो ये हैं कि काई साहब जो एप्लीकेशन देते थे, जो लेटर लिखते और थे, सरीना ईसा सरीना ईसा आप उसी तरह छाप देते थे। अब वही तो भुगत रहे हैं। तो अब इसी वजह से हमें रोज़ सुनने को मिल रहा है और वार्निंग भी मिलती हैं और भी बहुत कुछ हमें बताया जाता है। तो ये देखें, बात ये है कि वो बात ठीक है कि उनके ग्रीवेंस थे उस वक्त। सरीना ईसा क्योंकि काई साहब को कटहरे में लाया गया, ये भी वो उस हवाले से ख़त लिख रही थी, इमरान खान के रिटर्न मांग रही थी, ये भी। अब वही अलीमा खान जो है वो अपने भाई के लिए यहाँ आई कि जी ये आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या करैक्टर चेंज हुई हैं। उस वक्त वो किसी के साथ उनके सपोर्ट कहीं थी, कोई उनको सपोर्ट कर रहा था, और अब जो है वो काई साहब को कोई कम अज़ कम सपोर्ट ना भी अगर वो कहते हैं कि मुझे नहीं कर रहा, लेकिन मुखालफत वो कोई नहीं कर रहा। अब वो माहौल नहीं रहा, अब कोई और नहीं रहा, तो हालात चेंज होते रहते हैं। देखें, बात ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है वो 219 की तशरीह है, आर्टिकल 219 की। सवाल ये लगता है, सवाल ये बन रहा है कि क्या चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट जैसी बड़ी आइनी अदालतों को मफलूज कर रहे हैं अपने फ़ैसलों के ज़रिए, बेंचों की तश्कील के ज़रिए, मामलात को लटका के। क्योंकि 6 जजों के ख़त का मामला देख लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला देख लें, दोबारा गिनती के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए कि हाई कोर्ट में दाखिला नहीं कर सकते। ऑडियो लीक्स देख लें, ऑडियो लीक्स का देख लें कमीशन इसके का। अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, आपको याद हो कि एक कि जी अगर एक बंदा जो है गिरफ्तार, उस जमानत हो जाए तो दोबारा उसको किसी में नहीं गिरफ्तार कर सकते। उसका मामला सरदार तारिक pending साहब वो सर्कुलर वो मैटर अभी तक पेंडिंग है। सरदार तारिक साहब की वो बेंच में, वो लार्जर बेंच मेरा ख्याल है बना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छा। उसके बाद वो उसके बाद लोग गिरफ्तार होते रहे। तो ये ट्रिब्यूनल वाला मामला, ये तो पूरा एक मतलब है, आप कह सकते हैं कि इस पे है कि कितने फैक्चुअल चीज़ें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बताए ना, जो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस ने जो 8 जजों के नाम दिए हैं, अब वो इलेक्शन मलिक शहजाद ने दिए थे, फिर जस्टिस आलिया नीलम ने भी दिए हैं, वही नाम दिए हैं 8। तो अब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे, और ये क्या मामला डिसफंक्शनल है क्योंकि जस्टिस इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट है। जी सुप्रीम कोर्ट का यही लार्जर बेंच है जिसने सस्पेंड किया है, वो नोटिफिकेशन भी और वो जजमेंट भी। और उसमें हालांकि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात थे कि आप हाई कोर्ट से कैसे पैनल मांग रहे हैं, आप कैसे इतराज़ कर रहे हैं जजेस पे कि 4 ये नहीं दूसरे हों, इतराज़ हैं क्या, उसका जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन काई साहब खामोश थे। तो ये जो तस्वर आप कह रहे हैं ना कि हाई कोर्ट मफलूज की जा रही है, ये आप देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जो और जज हैं उनको भी तो देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। जजेस कमेटी को भी, जजेस कमेटी को भी देखना चाहिए। अब ये चीज़ें फैक्चुअल है, कोई इसमें इसको नेगेट तो नहीं किया जा सकता कि ये है मामला। अच्छा सुहेल रशीद साहब, ये जो दोबारा गिनती वाला फैसलाबाद का मामला है, इसका मुख्तसरन थोड़ा बता दें और क्यों ये अहम है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ रहा है। क्योंकि पहले 3 जो MNAs थे नून लीग के, उनके हवाले से तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया है। तो अब ये फैसलाबाद वाला मामला कितना अहम है और इससे क्या तब्दीली, सियासी तौर पे क्या तब्दीली आ सकती है? देखें, एक सीट और जा सकती है ना, लेकिन वो करना देखें ना, वो बहुत बड़ा एक किस्म का ना ब्लंडर होगा। अब इस हल्के में अभी दोबारा गिनती हुई नहीं हुई, इसमें नून लीग का बंदा कह रहा है कि दोबारा गिनती करवाएं। अब बात फिर वही है कि ये तो ट्रिब्यूनल का केस बनता है ना, ये यहाँ तक आया, वो कहते हैं जी कि मैंने दोबारा कहा और दोबारा गिनती नहीं हुई और होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आज वो आड़ यही ले रहे थे यहाँ पर कि जी आप अभी 3 के केसेस में ये दे चुके हैं फैसला कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का इख्तियार था। तो अब इन पे भी आप अगर 8 फरवरी के स्टेटस पे आप वापस सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है, 8 फरवरी की गिनतियाँ दोबारा करवा रही है ट्राइब्यूनल्स को रोक कर। और ट्राइब्यूनल सिर्फ पंजाब में क्यों कंट्रोवर्सी बनी है? बेसिकली तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं ना, कंट्रोवर्सी तो एक इल्यूजन क्रिएट की गई है। कंट्रोवर्सी बाकी 3 सूबों में क्यों नहीं बनी? वहाँ पर क्यों सारे जजेस ने कहा कि आते ना हमसे आप पैनल मांग के तो दिखाएं। इसका मतलब ये मामले को लटकाने की कोशिश है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो नून लीग है। पंजाब जो है ना 180 इलेक्शन पटिशन, और पंजाब के ट्राइब्यूनल्स जब बैठेंगे ना तो फिर आप देखें तय क्या होगा। ख्वाजा आसिफ अकाल का, नवाज शरीफ साहब की सीट, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की सीट, और पटन की रिपोर्ट्स आपके सामने आ चुकी हैं। और वो रिपोर्ट्स क्या हैं, उन्होंने आप कोई सर्वे नहीं कंडक्ट किया
कि लोग कितने कह रहे हैं धांधली हुई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पब्लिश किए गए फॉर्म 45, 46 को 47 से मिलाया तो डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने बता दी कि जनाब ये तो आपने 1 लाख वोट दूसरे को दिया हुआ है। तो अब उसके ट्रिब्यूनल्स अगर बैठे पंजाब के, तो उसके बाद मुझे बताएं ये 3 नशीस्तें जो मैंने बताई अगर उनके हाथ से ये जाती तो हैं, आपको ये उसके तासुर बाद मिलता क्या है होगा? या ये महसूस होता है हसनात मलिक साहब कि सुप्रीम कोर्ट की भी शायद ये कोशिश है कि बजाय इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फौरी तौर पे बैठ जाएं और फॉर्म 45-47 की जांच पड़ताल शुरू कर दें, तो ये मामले को तूल दिया जाए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में मुलव्वस आपको नज़र आती है चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द अपना काम शुरू ना करें, और अगर करें तो फिर जो है उसमें हाई कोर्ट मुदाखलत ना कर सके? देखें, वो जो जस्टिस काजी फैसल साहब के एतराज़ात तो थे कि जो नाम दिए गए थे या जो जिस तरीके से दिए गए थे या नोटिफिकेशन किया गया था, इस पर उन्होंने रिमार्क्स भी आए थे। उन्होंने कहा टेक्स्ट बड़ा क्लियर है, 219 में एक इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल बना सकता है, अब तो रिटायर्ड जज भी बना सकता है। सारा मसला जैसे सुहेल ने बताया कि वो फॉर्म 45, 47 का है। फिर मसला ये है कि देखें क्यों अब हर इलेक्शन मैटर्स जो है जनवरी 13 से ले के आरओज़ की अपॉइंटमेंट से लेके आरओज़ भी जो पहले जुडिशल अफसर से एग्जीक्यूटिव अफसर जो जजमेंट चले वो कहा गया कि जी वो इलेक्शन रुकवाने की साजिश थी, चलें वो था, लेकिन जो आरओज़ ने किया एग्जीक्यूटिव ने, फिर उसके बाद जो मामला है रिज़र्व सीट का, रिकाउंटिंग का, ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो जो आज इमरान खान ने भी कहा है कि हुकूमत को ये डर है कि काई साहब चले गए तो पूरा ये जो है वो ये हल्के खुल जाएंगे, फॉर्म 45, 47 वाली कंट्रोवर्सी खुल जाएगी और ये मसला होगा। तो ये एक है अनफॉर्चुनेट एक परसेप्शन बनी। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? देखें, काजी साहब जब तक हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को इज़्ज़त दे रहे हैं, जब तक इलेक्शन कमीशन को वो इज़्ज़त देंगे तो इलेक्शन कमीशन को इज़्ज़त देनी होगी। इसको इज़्ज़त कहते हैं वो जो दे रहे हैं, या ये तो एक किस्म का तासुर ये मिल रहा है कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे इलाका चट्ठा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फाइसा दोनों पे संगीन इल्ज़ाम लगाया था इंतखाबी धांधली का, तो इन दोनों के एक दूसरे को इज़्ज़त देने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, अब बात यही है ना, हर चीज़ को मिलाया जा रहा है जुडिशल पैकेज से कि जी क्यों हुकूमत चाह रही है। अब काई साहब नहीं चाह रहे, और ये बात बिल्कुल ठीक थी कि काई साहब ने कन्वे किया था कि जी मैंने 25 अक्टूबर को रिटायर होना है, जो कन्वे किया गया था रिजर्व सीटों का जब जजमेंट सस्पेंड हुआ था। क्या ये ऑफिशियली कन्वे किया गया नहीं, था? वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने तो ऑफिशियली जुडिशल कमीशन के इजलास में कन्वे किया था कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, तो इसमें क्या मजाक था अगर चीफ जस्टिस सरकारी तौर पर ऐलान करते हैं कि मैं ये extension बात नहीं आपकी ठीक है, जब वो हर चीज़ की तरदीद करते हैं, बात करते हैं, सहाफ़ियों पे प्रेस रिलीजें भी जारी करते हैं। दो एक्सप्लेनेशन मुबारक सानी, हालांकि मुझे समझ नहीं आती उस फैसले में क्या है कि तरदीदें आ रही और एक्सप्लेनेशन आ रही हैं। अब इसमें भी एक दो लाइन देने बेहतर होता, लेकिन बात यह है कि अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, तस्वर बात बन रही है। देखें, ये ऑडियो लीक्स का मामला हो, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला हो, ट्रिब्यूनल का मामला हो, ये काम मेरा ख्याल है कि जैसे मंसूर अली शाह के बस में नहीं होगा। ये मामला जिस तरीके से जिस तरह लटका मैं कहता हूं छोड़ कि ये मुझे लग रहा है कि ये छोड़ के जा रहे हैं जैसे मंसूर अली शाह के ऊपर ये पहाड़ नहीं, ये गिराने जो के। देखें, ये हुकूमत को इनमें रिलीफ मिले है ना सारे मामला में। मुझे बताएं, जैसे मंसूर अली शाह जो है, दो यहाँ मसले हमने क्वेश्चन किए, चीज़ें ये वो, मैं भी कुर्सी पे बंदा आता है तो वहाँ तब्दीली आ जाती है, काई साहब पे भी उम्मीद नहीं। आप देखें ना, पेनी जज के तौर पे तो बातें नहीं कर सकते ना जब तक वो चीफ जस्टिस हाँ, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें की हैं अपने दौर में जनवरी 13 से लेके अब तक, यही वजह है जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि सिस्टम की गारंटी तो काजी साहब। चलें, आप ये गारंटी तो काजी साहब हैं, लेकिन ये तफसीली फ़ैसले से भी बहुत वाज़ेह हो जाएगा मखसूस नशिस्तों के कि ये गारंटी जो है एक्सपायर हो गई है या अभी बाकी है। आपको क्या लग रहा है सुहेल रशीद साहब के तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद आएगा या पहले आएगा? देखें, आप तो एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद सर्कुलेट होगा और उसके बाद फिर बाकी जजेस उस पर अपने जो नोट्स होंगे, जो इत्तफाक करेंगे, जो इख्तलाफ करेंगे, तो मेरा ख्याल है अक्टूबर लेट सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, आ जाएगा, उससे पहले ही आएगा। चलें जी, तो बहुत शुक्रिया हसनात मलिक और सुहेल रशीद। मेरा एक सवाल है कि हम उमरता बंदियाल साहब के दौर में एक टर्म यूज़ करते थे, हम ख्याल, आपके ख्याल में अभी भी रेलेवेंट है?
हाँ, मेरे ख्याल में उस वक्त कोई ख्याल तो होता था ना, ये तो इतनी बेख्याली है कि यहाँ पे तो बगैर सोचे समझे चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसको बेख्याल बेंच कहा सकते हैं, हम ख्याल बेंच तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। बहरहाल मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।